आलोक वाजपेयी हमारे साथ जनसंख्या एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। आलोक जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी। पहले कहा जाता था हम दो और हमारे दो, लेकिन अब ये हम दो हमारे तीन, ऐसा मोहन बागपत जी कह रहे हैं। ये देश के लिए सही रहेगा? देखिए, इस विषय को संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। जैसे आपने कहा, ये ग्लोबल फिनोमेना बन गया, ट्रेंड बन गया है। तमाम और कंट्रीज में भी पॉपुलेशन जो टीएफआर है उसमें कमी तेजी से आ रही है। आपने उनके नाम भी लिए। मैं दूसरे देशों में नहीं जाना चाहता हूँ, अपने कंट्री की बात करना चाहता हूँ। इंडिया ने रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी है वो NFHS 5 के अनुसार 2019-21 के बीच में प्राप्त कर ली। लेकिन हमारे कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जिन्होंने ये काफी पहले अचीव कर लिया था, रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। वहीं कुछ स्टेट्स हैं जैसे सिक्किम या गोवा कह लें, जिनकी TFR तो बहुत ही कम हो गई है। सिक्किम की देखें तो आप 1.1 है, गोवा की 1.3 है। तो ये असंतुलन है, निश्चित रूप से डेमोग्राफिक असंतुलन है। और दूसरा ये भी बताता है कि हमारे देश में जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं ये वैरी कर रहे हैं, और ये वैरी तमाम कारणों से हो रहे हैं। उनमें शिक्षा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, विमेन एम्पावरमेंट है। आप देखेंगे ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि जैसे जैसे कोई देश या समाज या स्टेट डेवलप होता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं, तो उसमें कॉस्ट ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन जो है वो भी बढ़ जाता है। तो उसके उलट अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो भारतवर्ष में महिलाएं 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं चाहती हैं। ये मेरा अपना वो नहीं है, NFHS 5 का डेटा कहता है, जो सरकार का ही डेटा है। तो महिलाओं को हम सिर्फ उनके रिप्रोडक्टिव रोल तक नहीं सीमित कर सकते हैं। हमको उनकी आवश्यकता है, उनकी एजेंसी है, उनकी इच्छाएं हैं, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरा मानना है कि सस्टेनेबल अप्रोच ये होगा कि हम जो परिवार हैं को इतना सक्षम बनाएं, इस तरह का वातावरण क्रिएट करें कि वो अपनी जो चॉइसेस चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी हेल्थ और उनके जो गोल हैं जो उन्होंने अपने जीवन में निर्धारित किए हैं, उसके अनुसार प्राप्त कर सकें। और हम दूसरे देशों से भी सीख सकते हैं, जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है। इन कंट्रीज ने जो चाइल्ड केयर सर्विसेज या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी डेवलप किया है, जिससे और वर्किंग जो अपॉर्चुनिटीज वो भी काफी फ्लेक्सिबल है। आप घर से काम कर सकते हैं, आपकी मैटरनिटी लीव जो है काफी लंबी मिलती है। वेरी इंटरेस्टिंग सर, आप बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा इको सिस्टम जो है वो पहले विमेन के लिए यानी महिलाओं के लिए डेवलप करना पड़ेगा, तभी महिलाएं 3 बच्चे पैदा करने के बारे में सोचेगी। संजीव उनियाल जी भी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो हमारी बढ़ी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने के साथ साथ एक बार हम सोच भी ले कि 3 बच्चे पैदा कर लेते हैं, हमारे देश के लिए ज्यादा जरूरी है, लेकिन खर्चे कैसे उठाएंगे? भाई मुझे लगता है कि खर्चे एक समस्या को उसका निवारण करने के लिए, उसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए मुझे लगता है कि एक छोटी सी चीज को सबसे पहले एक बहुत बड़ा ना बना दिया जाए। हाँ, अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या एक बहुत ब्रॉडर इशू है। अगर आप देखते हैं कि असंतुलन हो रहा है और 2.03 प्रजनन दर आज है, राइट, और वो 2.1 होनी चाहिए। जापान और 3 कोरिया, कई देशों में ऐसा हुआ कि 2.1 से प्रजनन दर कम हुई। तो जब भी ये एक्सपर्ट्स मानते हैं, और मुझे लगता है वाजपेयी जी ने भी लगभग यही बात कही है, कि जब भी 2.1 से प्रजनन दर कम होगी तो एक खास जाति, समाज, लैंग्वेज और वो पूरा समुदाय अपने आप में लुप्त होने की स्थिति में आ जाएगा। और संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार मैंने नोटिस किया है कि बहुत ही रिफॉर्मेटिव विचारों वाला एक संगठन है, जो कि हमेशा नई बात और बेटर बात को
समाज के सामने रखता है। इसीलिए शायद 100 वर्ष उसके 1925 में शुरू हुआ था, 2025 में 100 वर्ष पूरे होंगे। तो अगर मैं उनकी बात मानूं, सर संघ चालक जी की, तो बड़ी साइंटिफिक बात कही उन्होंने। अपने आप ही वो डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि 2.1 मतलब 0.1 का कोई भी रोल नहीं है। पलक जी, 2.1 की बजाय 2.1 की बजाय 3 बच्चे तो भारतवर्ष में एक समुदाय, उन्होंने ये नहीं कहा हिंदू करें। अब उन्होंने तो एक बार ये वक्तव्य भी दिया था कि सारे मस्जिदों में के अंदर से शिवलिंग मत ढूंढिए। तो वो इस तरह के आधुनिक विचारों वाले रिफॉर्मेटिव संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और संघ चालक हैं। तो उन्होंने ये बोला कि 2.1 की कोई वैल्यू नहीं है पलक। 3 बच्चे तो अब होने ही चाहिए। 1998 2002 जनसंख्या की उस टाइम गणना हुई तो ये तय किया गया कि हाँ भाई 2 बच्चे होने चाहिए, पर मुझे लगता है 2 या 3 बच्चे उस टाइम भी कहा गया था, और ये इंदिरा गांधी के टाइम में कहा 2 या 3 बच्चे घर में होते हैं अच्छे। तो 3 बच्चे मुझे लगता है कि मिनिमम इस समाज को, हिंदू समाज को, मैं तो एक और बात कह दूंगा कि शायद हिंदू समाज को कम से कम 3 बच्चे करने चाहिए। वैसे अजय जी इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं होंगे, अब देखिएगा वो क्या मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस इसके पक्ष में होगी। अजय वर्मा जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि तेलंगाना में अजय वर्मा जी अब 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है वे तेलंगाना सरकार स्क्रैप करने की सोच रहे हैं। तो जहां से मैं देख पा रही हूँ कांग्रेस भी इसके समर्थन में है। फंस गए भाई जी अजय वर्मा जी। देखिए, इस हिंदुस्तान में विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी। और भारत एक उपवन है, वन है, जिसमें 145 करोड़ लोग हैं और करीब 32,83,753 वर्ग किलोमीटर भारत का एरिया है। और संसार की 196 कंट्रियों में से ये 7वें नंबर पर बड़ी कंट्री है। इस 7वें नंबर की बड़ी कंट्री में हम इन सब चीजों को, अच्छी बात है 3 नहीं करिए, 4 करिए। विचार हैं, अपने अपने विचार हैं। अब अंतरराष्ट्रीय न्यायिक जूरी के विचार कोई हैं, भागवत साहब हैं, सम्मानीय उनके विचार हैं, सुनने चाहिए लोगों को। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि भारत में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति कर्जा जो 1.5 लाख के करीब प्रति व्यक्ति बच्चा जो हो रहा है वो कर्जदार पैदा हो रहा है। भारत की जो वर्तमान स्थिति है, जीडीपी की ग्रोथ इस बार 3 तिमाही से सबसे नीचे 5.4 आ गई है। भारत की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हंसी खुशी जो देखी जाती है, हम 139वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत में जो भुखमरी की कगार, जो वर्ल्ड जो है हंगर इंडेक्स है, उस पे हम 113वें नंबर पर पहुंचे हुए हैं। तो पहले जो हमारे जितने भी ये लोग हैं जिन्हें 5 किलो अनाज पे आपने आश्रित कर दिया हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को, और 100 करोड़ों को आप करना चाहते हैं केवल वोट लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। वादा हुआ था नौकरी का, दे दिया अनाज। तो ये आश्रित वाली चीजें पहले खत्म होनी चाहिए। सारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की आर्थिक स्थिति, यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम, यहाँ का इकोसिस्टम, यहाँ की आर्थिक समानता, यहाँ का इंडेक्स, सारी चीजें देखनी चाहिए। आप 3 नहीं, आप 4 करिए। आपके मंत्री, भाजपा के कई मंत्री शोर मचाते हैं कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाइए, भारत 145 करोड़ हो गए। अब आपको पता होनी चाहिए कि हम चाइना से भी ज्यादा जनसंख्या में हो गए हैं, हम नंबर 1 पहुंच गए हैं। तो पहले आप गोदी के बच्चे को देखेंगे या पेट में देखिए, बड़ी पेशेंस के साथ मैंने आपको सुना। आप मेरी भी एक बात सुनिएगा सर। मैं यहाँ पर जब पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ तो पॉपुलेशन में फर्टिलिटी रेट के ऊपर चिंता इसलिए जाहिर की गई है क्योंकि हमारी जो बूढ़ी आबादी है वो बढ़ रही है। अगर ऐसे ही हमारा फर्टिलिटी रेट रहा तो 2050 तक ये आबादी जो है, बूढ़ी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जो स्टेम छात्र पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत के हैं वो शायद नहीं रहेंगे 2050 तक। यानी कि जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारी वीकनेस बन जाएगी। आई होप अब इसे लार्जर कैनवस पर देख पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी अजय। देखिए, मैंने क्या कहा, भारत एक यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है। अच्छे विचार है, अच्छे विचारों से तो अच्छे उत्पादों का, अच्छे उत्पादों से तो अच्छा प्रोडक्ट बनता है। तो अच्छे विचार तो कहीं भी आप भी दे सकती हैं, कोई और भी दे सकता है। लेकिन मैंने आपसे ये चर्चा करी है कि हम विश्व गुरु बनने की राह में जा रहे हैं। आप ये भी तो देखिए कि प्रति व्यक्ति बच्चा 1.5 लाख से 16 लाख अरब रुपए अपने मित्रों के माफ कर दिए। भारत पे कर्जा कितना करोड़ था, पहले 50 करोड़ था, अब 256 करोड़ से ज्यादा हो गया है। तो ये सारी चीजों को, भारत की फर्टिलिटी रेट, खाली अगर हम ओवरऑल लेके चलना पड़ेगा, इतना बड़ा विश्व है।
और उस 196 कंट्री में आप जब विश्व गुरु बनने जाएंगे तो आप 3 नहीं 4 बच्चे तो जहां तक मैं सर आपको समझ रही हूं, आप ये समराइज करके मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसके समर्थन में हैं कि 3 बच्चे पैदा कीजिए, देश के लिए जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही जो हमारी पर कैपिटा इनकम है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है? नहीं, आप अमेरिका में जाइए या कई और कंट्रियों में जाइए जो बड़ी कंट्री है, जब बच्चा होता है तब उसकी जिम्मेदारी सरकार किस तरह से उठाती है, इसके बारे में आप अगर बताएंगे तो पूरी डिबेट उसी पे खत्म होती चली जाएगी। मैं ऑस्ट्रेलिया की बताऊं, इटली की बताऊं, या अमेरिका की बताऊं, या ब्रिटेन की बताऊं, लेकिन आप भारत के जो आपने भारत का देहात और जो 1% के लोगों को मत जाइए। भारत का आर्थिक असमानता इतनी है कि 41% पैसा भारत के 1% लोगों के पास है और 59% पैसा भारत के 99% लोगों के। आप देहात पे जाइए, गांव पे जाइए, बच्चे भूखे मर रहे हैं, लोगों को शाम का खाना नहीं मिलता है, और आप बात कर रहे हैं देश के साथ चीजें बढ़ाइए। ये एक पॉलिटिकल विंडेटा और एजेंडा भाजपा सरकार और आरएसएस की सहमति से इस देश में चुनाव के प्रभावित करने के लिए है। इनके ही मंत्रियों के बयान सुन लीजिए, वो कहते हैं कि अब जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। तो अजय जी देखिए, आपसे बस 10 सेकंड का एक कमेंट चाहूंगी, फिर और मेहमानों के पास भी मैं आऊंगी। फिर तेलंगाना के अंदर कांग्रेस सरकार क्यों 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है इसे स्क्रैप कर रही है? सिंस ये तो आरएसएस आप कह रहे हैं ना, आरएसएस का एजेंडा है, वो अपना एजेंडा फुलफिल कर रहे हैं, तो मैं ये मानूं कि रेवंत रेड्डी जो है वो आरएसएस के एजेंडा को फुलफिल कर रहे हैं अपनी स्टेट में। दैट्स व्हाट यू मीन। देखिए 2 उंगली में और 3 उंगली में कितना फर्क, 2 में और 3 में बहुत फर्क है। फर्क समझ लीजिए, फर्क पॉइंट में भी आ जाता है। तो 2 तो हम 2 हमारे 2 नारा है और लोग इसको करना भी चाहिए। लेकिन अब जो मैं एक मेरी व्यक्तिगत राय आ जाए, मैं पर्सनल अजय वर्मा, मैं कई हमारे सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ और काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ, उस वर्ल्ड भी घूमता हूँ, देश में भी जाता हूँ, कि जो रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं आपस में, चाचा के, ताऊ के, मौसी के। ठीक है सर, इस डिस्कशन में बाद में आएंगे। संजीव उनियाल जी मुस्कुरा रहे हैं। सर क्यों मुस्कुरा रही है, क्या बात आ रही है मन में जो आपको इतनी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे दिख रही है? सर आऊंगी आपके पास, और भी मेहमान है। संजीव जी बोलिए। 4 बच्चे 5 बच्चे करिए, ठीक है संजीव जी, उनके लिए खाना पीना। अभी ये चुप हो जाओ वर्मा जी। ठीक है अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी, मैंने आपको बहुत ज्यादा समय दिया। बोलिए संजीव जी। टीवी में बैठ के ज्ञान की किताब खोलने से अजय जी मैं आपके पास आऊंगी। सर आपको पेशेंस से सब सुन रहे थे, आप दूसरों को भी सुनिए। संजीव जी बोलिए। पलक जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खुद क्लियर नहीं होते किसी विषय पर, तो आपको पार्टी के डाउन द लाइन वैसे ही कार्यकर्ता मिलते हैं और वैसे ही कार्यकर्ताओं की एक फौज जो है ना वो इकट्ठी हो जाती है। तो जब कांग्रेस की अपनी पॉलिसी कहीं एक तरफ वो किसी पार्टी के साथ एक स्टेट में गठबंधन करती है और दूसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जाके केरला में अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, और जब गुजरात में इलेक्शंस होते हैं या हरियाणा में होते हैं तो उनके साथ, तो इस तरह का जो विरोधाभास रहता है ना इस आइडियोलॉजी के साथ, ये उनके कार्यकर्ताओं को भी कंफ्यूज करता है। इसीलिए फिर वो सब कुछ छोड़कर कहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंटली, और आपको एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता बुलाया गया यहाँ पर, आपकी इंडिपेंडेंसी कहाँ रह जाती है उसके बाद? तो आपको आप जो भी बोल रहे हैं वो कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। तो आपने जब पूछा कि भाई उस साउथ में ऐसा क्यों हो रहा है, वहां पर क्या ऐसा है, तो ये आप उस पर्टिकुलर पार्टी की आइडियोलॉजी को फ्रैक्शनेट करता है, उसको डिवाइड करता है, उनकी मानसिकता को बताता है कि वी ऑलवेज सेल इन 2 बोट्स, हम हमेशा 2 नाव में सवार रहते हैं। इसलिए क्लैरिटी से पूरे भारतवर्ष में इनको नकार दिया गया, मार्जिनलाइज हो गए, क्योंकि कभी किसी की पीठ पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी उसको सर मैं अजय जी की एक बात से तो आप सहमत होंगे ना, उन्होंने कहा कि ठीक है 3 बच्चे कर लीजिए, मैं तो कहता हूँ 4 कर लीजिए, लेकिन जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, क्वालिटी ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसका खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी। ये सवाल अजय जी उठाते हुए नजर आए, क्योंकि फिर और जिम्मेदारियां सरकार पर आ जाती। हाँ, ये आप ठीक कह रही हैं कि एक एडिशनल बात आएगी, परंतु अगर ये ऐसी बात आती है तो उसके लिए सॉल्यूशंस आएंगे, उसके लिए व्यक्ति ज्यादा कर्मठ होगा। और भारतवर्ष तो इसके लिए जाना जाता है कि जब लोग 6-8 घंटे काम करते हैं तो भारतवर्ष का वासी 10 से 12 घंटे काम करता है। इसीलिए सारे बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो है हमारे यंगस्टर्स बना पाए, और डिजिटलाइजेशन के युग में भी हम छाए रहे। संजीव जी आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि भारतीय जो है वो कर्मठ हो जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, 9 से 10 घंटे अगर कोई दफ्तर में काम करेगा तो वो कहाँ से सोच लेगा जी मुझे बच्चा पैदा करना है? वो इतना स्ट्रेस जो होगा, इतने टेंशन में होगा, वो जाए और घर पे जाके सो जाए ये सोचेगा। सर देखिए, अब अगर हम इसको डीप लेवल में जा रहे हैं तो देखिए फिर तो सोचेगा नहीं ना बच्चा क्या पैदा करना है। बच्चे को टाइम ही नहीं देने के लिए समय ही नहीं है। ये तो कोई पलक, ये कोई सरकार ने थोड़ी बोला है
कि आपके लिए कंपलसरी है। ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू आया है, एक आइडियोलॉजिकल एक व्यू आ सकता है, मानसिकता बता रहे हैं कि भाई एक संगठन के व्यक्ति कहते हैं कि 3 लोग होने चाहिए, उन्होंने साइंटिफिक प्रूफ दिया उसका कि 2.1 के बाद जो जाति रह जाती है, समाज रह जाता है, जो लैंग्वेज होती है वो लुप्त हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई सरकार कदम उठाती है और ऐसा निर्णय करती है तो उसके लिए बहुत सारे जो है अमेंडमेंट्स आते हैं, उसके साथ जो है डायरेक्शंस आती हैं, उसके साथ एडवाइजरीज आती हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो एडवाइजरीज जो है अमेंड कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि 2 ही करने हैं, जरूरी नहीं 3 ही करने हैं, कोई 1 करने वाला भी रहता ही होगा, कोई 3 करने वाले भी होंगे, कोई 4 भी हो जाएंगे बच्चे एक आध केस में। तो कहने का मतलब है कि सबको अपनी वृद्धि करने के लिए, अब आप उस 9 से 8-10 घंटे वाली बात पर आती हैं, तो मुझे वो कपिल वाला शो बड़ा अच्छा लगता है। कपिल मजाक मजाक में बता देता है कि भारतवर्ष के लोगों को पता है कब घूमना है, कब सोना है, कब अपनी श्रीमती के साथ टाइम बिताना है। तो मैं लाइटर मोड में कह रहा हूं कि आलोक वाजपेयी जी, देखिए अब टेक्निकलिटीज में जाते हैं कि अगर आप ये सलाह दे रहे हैं कि 3 बच्चे जो है वो पैदा करने चाहिए और ये देश के लिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो रही है, और ये एक सीरियस इशू है कि 2050 तक स्थिति जो है वो बहुत अलग हो सकती है, कि अभी हमारे पास हमारी युवा जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है, और तब तक ये हो सकता है कि शायद हमारी वीकनेस हो जाएगी। लेकिन अभी आप सर जिक्र कर रहे थे मैटरनिटी लीव का, आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे बेसिक जो चाइल्ड केयर हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करने का, तो उसकी जिम्मेदारी तो सरकार पर आ जाएगी ना कि ठीक है ये खर्चा हम संभाल रहे हैं, आप बच्चे कीजिए, टेंशन मत लीजिए। हाँ, निश्चित रूप से ये प्राइमरली सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ ही प्राइवेट कंपनीज हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं, उनको भी इसमें सरकार का साथ देना पड़ेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वन फिट फॉर ऑल एक पॉलिसी नहीं हो सकती है पूरी देश के लिए। जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे देश में डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कुछ स्टेट जो साउथ के स्पेशली बहुत एडवांस्ड स्टेज में निकल गए हैं आगे, उनकी TFR कम है, 1.7 1.8 है, जिसपे पॉपुलेशन स्टेबल रहती है। कुछ स्टेट्स हैं यूपी, बिहार, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, जो अभी रिप्लेसमेंट लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया था सिक्किम का, गोवा का, दमन निकोबार, दमन, इन ये स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज, वहाँ काफी कम हो गई है पॉपुलेशन। तो वहाँ पे हमको देखना पड़ेगा इसका क्या दुष्परिणाम होगा इस समस्या का। वहाँ पे निश्चित रूप से जो वर्क फोर्स है उसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कमी आएगी और एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, तो उसकी तैयारी हमको अभी से करनी पड़ेगी। क्या आलोक जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग है, जैसे मैं यूपी बिहार का पढ़ रही थी, वहां पर एकदम ही स्थिति अलग है, और अगर साउथ साइड में अगर हम जाते हैं वहां पर एकदम अलग स्थिति है, तो राज्य जो है उनमें ऐसी पॉलिसीज जो है वे होनी चाहिए, क्योंकि 2 चाइल्ड पॉलिसी हर राज्य में लागू नहीं हो सकती है, 3 चाइल्ड पॉलिसी हर राज्य में लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि कल्चरली हम अलग है। निश्चित रूप से जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है, आवश्यकताएं हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसेंटिव या इंसेंटिव से पॉपुलेशन के ऊपर नहीं करना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसका दुष्परिणाम चाइना में देखा, उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाए, 2 चाइल्ड पॉलिसी लाए, अब उनको इतनी क्राइसिस हो गई, उन्होंने कहा कि आप कितने भी बच्चे पैदा करो। तो हम वैसी स्थिति क्यों करना चाहते हैं? हमें 2 चाइल्ड पॉलिसी जैसी कई स्टेट्स में वहां तो होना ही नहीं चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत शुक्रिया आप तीनों ने समय में इतनी इजाजत दे पा रहा है, आप तीनों ने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। तो देखिए पहले कहा जाता था